हमारे पास हमने डेटा के लिए काम करना है और ये वाला काम हमने करना था, ट्रेनिंग कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच ऑन स्मॉल डेटा सेट। इसके लिए देखो, यहाँ से हमें डेटा उठाना है, कैगल पे अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। बट ये एक लिंक दिया हुआ है कैगल एपीआई का, यूजिंग कैगल ये डेटा जो है वो डाउनलोड हम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। आपकी लोकल नोटबुक के अंदर ये कैगल की कमांड नहीं चलेगी, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पिप कैगल। तो अगर कोलैब में ही कर लें तो दैट्स वेरी गुड। इसको मैं रन करता हूँ तो अभी देखते हैं क्या रेस्पॉन्स करता है। चाय वाला मसला हल हो रहा है ना अभी। गली में वो बन रही है ना, कॉफी शॉप बन रही है गली के नीचे। अच्छा, फुल कैपिटल। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, कुड नॉट फाइंड कैगल डॉट जेसन। सही है। तो उस दिन मैंने बताया था जेसन फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, कहाँ से, कैगल से। देखो कैसे होगी, kaggle.com, साइन इन कर लें आप। साइन करके सेटिंग्स में आ जाएं। नोटिफिकेशन, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड क्रिएट लेगेसी एपीआई की, कंटिन्यू। तो ये डाउनलोड में आपकी जेसन फाइल आ जाएगी। हाँ जी, इतना मुश्किल काम नहीं है कि रिकॉर्ड करना पड़े। मैंने ये प्रीवियस वाली जो मेरे पास पड़ी थी उसको रिप्लेस कर दिया। अब ये फाइल जो है मुझे यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी, जो जेसन फाइल है इसको अपलोड करूँगा मैं कोलैब के ऊपर। ठीक है, जब फाइल अपलोड हो जाएगी फिर ये कमांड जो है वो चल जाएगी। मतलब आपके अकाउंट के थ्रू जा रहा है तो आपकी परमिशन, ऑथेंटिकेशन जो है वो उससे होगी।
अब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। लोड करने के बाद हम एक कैगल का फोल्डर क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, mkdir एंड देन mkdir के बाद ये जो जेसन फाइल है इसको इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। ये मेरे पास है 213। क्या किया जी, फाइल अपलोड करी पहले, उसके बाद मैं एक फोल्डर बनाया .kaggle और फिर kaggle.json की ये फाइल कॉपी करी है हमने। कॉपी करके क्या कर दिया हमने, इसको kaggle का जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसका जो मूड है उसको चेंज कर दिया है। ये 3 काम आपने करना है फाइल लोड करने के बाद। जब ये काम हो जाएगा तो अब हमारी ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा चल पड़ा है। पहले फाइल जेसन की लोड करनी है, फिर ये तीनों कमांड्स करानी है। कैगल का फोल्डर बनेगा, कैगल के फोल्डर में ये जेसन फाइल कॉपी करके डालनी है एंड देन उस फाइल का मूड जो है वो रीड ओनली कर देना है। ये सारी लिनक्स की कमांड है, तो नहीं भी समझ में आ रही, खैर कोई मसला नहीं है। क्या हुआ? हाँ, चेंज मूड है ना, फाइल का मूड चेंज कर रहे हैं ना। ये हमारा डाउनलोड हो गया है। ये हमारे पास एक जिप फोल्डर आ गया है डॉग्स एंड कैट का। यहाँ तक हो जाए तो बताओ। ठीक है, ठीक है, करो आराम से। टू 213 और 238 पीडीएफ पे आ रहा है। दोबारा देखो, सेटिंग्स में गए, कैगल की सेटिंग्स में, और नीचे यहाँ पर लेगेसी एपीआई क्रीडेंशियल के नाम से ये आ रहा है, क्रिएट लेगेसी एपीआई की।
ये देखिए साइड में जगह है ना गैलरी। आगे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? हम्म। भी ले लो यार, उसमें बस कैट एंड डॉग वाला डेटा होना चाहिए। शुरू हुआ डेटा डाउनलोडिंग। जी ये जिप फोल्डर आ गया। बस इसके बाद जो है ना हम कमांड्स के थ्रू इसको अनजिप करेंगे और इसमें से फिर चीजें सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद वो फाइल वापस मैं चलाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, दोनों काम कर लेते हैं ना। अच्छा अनजिप करना है मुझे। अब अनजिप करने के लिए कमांड अनजिप की है, लेकिन मेरे पास अभी ट्रेन को अनजिप नहीं करना, मैंने अभी कैट्स एंड डॉग को अनजिप करना है ना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ फाइल नेम को, और यहाँ पे ये फाइल नेम चेंज। ठीक है, जब मैं इसको अनजिप करूंगा तो अब मेरे पास उसमें दो और जिप फोल्डर निकल आएंगे, एंड दीज टू फोल्डर्स आर test1 zip और ट्रेन जिप। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, दोबारा अनजिप करना है, लेकिन इस बार मैं किसको अनजिप करूंगा, ट्रेन डेटा को। किसी को भी कर सकता हूं मैं, अनजिप QQ ट्रेन डॉट जिप। जब मैंने ये अनजिप किया, यहां मेरे पास अब एक अनजिप फोल्डर आ जाएगा ट्रेन का। जुपिटर पे भी हो जाएगा। अच्छा मैंने इस सेल को दोबारा रन कर दिया है, तो वो कह रहा है भी पहले से एक ट्रेन फोल्डर मौजूद है, क्या रिप्लेस कर दूं। हाँ भाई,
क्या हुआ? जेसन फाइल अपलोड कर दी, वहाँ कंपटीशन ज्वाइन हो गया था। चलाओ दोबारा। नहीं ज्वाइन हुआ अभी, इंटरनेट वगैरह चल रहा है। कौन सा रेस्पॉन्स मांग रहा है भाई? ये मेरे पास ट्रेन का फोल्डर आ गया। इस ट्रेन के फोल्डर में मेरे पास कितने फोल्डर होंगे? 2 फोल्डर होंगे, कैट का। और अब ये कैट की सारी इमेजेस चल रही हैं, कैट 010 इस तरह। और बहुत कहीं दूर जाके मेरे पास ये किसकी आ जाएंगी इमेजेस? डॉग की भी आ जाएंगी। इस पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ साइड में मुझे इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि हमारे पास एक वर्किंग फोल्डर होगा, कैट्स एंड डॉग स्मॉल फोल्डर। उसमें हम ट्रेन का फोल्डर बनाएंगे। उस ट्रेन के फोल्डर में 2 फोल्डर होंगे, कैट एंड डॉग। फिर वैलिडेशन का फोल्डर बनाएंगे, उसमें 2 फोल्डर होंगे, कैट एंड डॉग। टेस्ट का फोल्डर बनाएंगे, उसमें 2 फोल्डर होंगे, कैट एंड डॉग। और कितनी कितनी इमेजेस हैं वो यहाँ से हो जाएंगी। ये काम हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और ये काम हम कोड से भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोड से क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, sh यूटिलिटी, पाथ लाइब्रेरी, एक ट्रेन का पाथ क्रिएट किया, कैट वर्सेस डॉग स्मॉल का पाथ क्रिएट किया। क्या करने जा रहे हैं? सी अब ज़रा इस कोड को समझें कि हमारे पास डेटा तैयार करने के लिए क्या किया अभी हमने। एक फंक्शन बना हुआ है। अब ये कहता है कि भाई सबसेट का नाम बताओ, आप ट्रेनिंग बना रहे हो या टेस्टिंग बना रहे हो या वैलिडेशन बना रहे हो, और उसमें डेटा कहाँ से उठाना है, किस इंडेक्स से उठाना है, किस इंडेक्स तक उठाना है। सही है। फॉर कैटेगरी इन कैट, पहले कैट के लिए। अब क्या हुआ, न्यू बेस डायरेक्टरी, न्यू बेस डायरेक्टरी हमने बनाई है, कैट वर्सेस डॉग स्मॉल। उसके अंदर सब नेम ऐड करो, यानी कि क्या नाम आ जाएगा जो हम सब नेम भेजेंगे, और उसके अंदर कैटेगरी आ जाएगी
पहले लूप में कैट की, ठीक है। और इस डायरेक्टरी रूट के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर दो, मैक डायरेक्टरी। नाउ अगले स्टेज में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने फॉर लूप लगाया, यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाई हुई है। इस रेंज में स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक आई में वैल्यू डालते जाओ, और अगर कैटेगरी डॉग है तो ये बन जाएगा डॉग डॉट वन डॉट जेपीजी, और लूप चलेगा डॉग डॉग टू डॉट जेपीजी, 3, 4, 5 और कहाँ तक, जहाँ तक आई की वैल्यू आएगी 1000 तक। तो ये फाइल के नाम क्रिएट हो जाएंगे, ये फाइल के नाम क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन अब हम इस फाइल नेम्स में से एक एक फाइल नेम उठाएंगे और फोल्डर में से जाएंगे, ओरिजिनल में से कहेंगे कि भाई ये फाइल कॉपी करके क्या करो, दूसरी जगह इतनी डाटा जो है वो कॉपी करके डाल दो, ठीक है। हाँ, डिवाइड का साइन नहीं है, ये स्लैश लगा के उसके आगे पाथ में जोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ रही है, इसको और एक्सप्लोर करें। देखो, और एक्सप्लोर ऐसे होगा कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर से समझ लो कि मैं ये डाटा भेज रहा हूँ, अब सही समझ में आएगा कि हम क्या भेज रहे हैं। हमने इसको बोला मैक सबसेट, तुम एक ट्रेन का फोल्डर क्रिएट करो। किसका फोल्डर? तो सबसेट में क्या चला गया है, स्टार्टिंग इंडेक्स बता दिया 0 से लेके एंडिंग इंडेक्स बता दिया 1000 तक। तो ये तीन चीजें मिल गई यहाँ पर। ट्रेनिंग का फोल्डर क्रिएट होगा, ट्रेनिंग का फोल्डर क्रिएट होगा, 0 से लेके 1000 तक का इसके नंबर मिल गया। अब हमने क्या बोला, फॉर कैटेगरी इन कैट डॉग, तो पहली कैटेगरी क्या आ गई, कैट। अब देखो न्यू बेस डायरेक्टरी जो है, यानी जो हमारा कैट वर्सेस डॉग का फोल्डर है, एक पाथ बना हुआ है, बेसिकली फोल्डर नहीं है, सिर्फ पाथ है। उस पाथ के आगे क्या जोड़ो, सबसेट नेम क्या है, तो इसका मतलब कैट वर्सेस डॉग स्मॉल के आगे क्या लग गया, स्लैश ट्रेन, और स्लैश ट्रेन के आगे क्या जोड़ दो, कैटेगरी यानी कैट। तो अब पूरा पाथ क्या बन गया, कैट्स वर्सेस डॉग स्मॉल, इसके अंदर है ट्रेन का फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर कौन सा है, कैट का फोल्डर। और हमने बोला ये अब इसकी फोल्डर क्रिएट कर दो, ये अभी पाथ क्रिएट हो रहा है। इसकी टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग नहीं होगी, स्ट्रिंग नजर आएगा बट ये पाथ कहलाता है, इसकी डेटा टाइप पाथ कहलाएगी। अब उस पाथ को बोला कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ये पाथ क्रिएट कर दो, तो उसने इसके अंदर जाके ये सारे मामला तय कर दिए। अब होता ये है कि ओरिजिनल डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ है किसके अंदर, ट्रेन के अंदर, ठीक है। और हमें उठा के किस में ले जाना है, स्मॉल वाले फोल्डर में ले जाना है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हमने क्या बोला भाई, हमने बोला फॉर आई इन रेंज, इधर क्या आएगा भाई, 0 से लेके 1000, यही भेजा है ना हमने। तो इसका मतलब पहला क्या आ गया, 0। तो ये फाइल नेम क्या बन गया, कैटेगरी यानी कैट डॉट 0 डॉट जेपीजी, ये पूरा फाइल नेम बन गया। एंड यू विल सी कि इसी तरह फाइल नेम लिखा हुआ है, कैट डॉट 0 डॉट जेपीजी, कैट डॉट 1 डॉट जेपीजी, समझे। तो ये अभी यहाँ डाटा नहीं कॉपी हो रहा, सिर्फ स्ट्रिंग नाम क्रिएट हो रहे हैं, कि जैसे नाम हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। वो नाम कितने नाम क्रिएट हो जाएंगे, 0 से लेके 9900 नहीं 999, सिर्फ 1000 डाटा है ना, सिर्फ 999 तक के नाम क्रिएट हो गए। कैट 0.1, कैट 0.2, कैट डॉट 1.jpg, 2.jpg से लेके 999.jpg तक। अभी ट्रेंड, अभी तो सिर्फ डाटा उठा के हम क्या कर रहे हैं, बड़े डाटा में से उठा रहे हैं और एक छोटा फोल्डर बना रहे हैं, और उसके अंदर अपना ट्रेन का फोल्डर बना रहे हैं। जो उनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आया है उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इमेजेस हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम कम इमेजेस पे काम करेंगे,
क्योंकि कम इमेजेस पे जब काम करेंगे तो वी विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लैक ऑफ डाटा, ओवरफिटिंग, सब चीज़ों में हम गिर जाएंगे। तो फिर हम उसकी टेक्निक्स देखेंगे कि अब उनसे हम कैसे बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ओरिजिनल तो डाटा वहाँ पड़ा हुआ है सारा, तो हमने कहा भाई इस फाइल नेम में कितने नाम क्रिएट कर लेने हैं, कैट के 0 से लेके 999 तक। अब हमने बोला भाई ठीक है, एक एक नाम उठाओ। उसने कैट 0 दिया पहले, और हमने क्या बोला भाई सिस्टम को कि फाइल कॉपी करो। कहाँ से कॉपी करो? सोर्स क्या है? ओरिजिनल डायरेक्टरी, विच इज ओरिजिनल डायरेक्टरी कौन सी हमारी? ट्रेन का फोल्डर जो हमने यहाँ पर अभी अनजिप किया है, ओरिजिनल डायरेक्टरी। क्योंकि हम, आप बोलो टेस्ट से क्यों ले रहा, आप टेस्ट से ले लो, क्योंकि 12,500 इमेजेस पड़ी है ना, तो उसमें से लेनी है हमें, कहीं से भी ले लो, हमें तो 1000 इमेज चाहिए। तो हमने बोला यार ओरिजिनल हमारा जो ट्रेन का फोल्डर है उसमें से क्या करो, वो हमारी सोर्स है, वहां से डाटा उठाओ। कौन सा डाटा उठाओ? एफ नेम, यानी एफ नेम में क्या आया हुआ है? कैट 0.jpg। तो इससे पता चल गया सोर्स क्या है, ट्रेन के अंदर कैट 0.jpg की फाइल है, वो पकड़ो। और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ भेज दो? डायरेक्टरी में भेज दो। डायरेक्टरी अभी हमने क्रिएट की है, क्या की डायरेक्टरी है? कैट वर्सेस डॉग स्मॉल, आगे है कैट का फोल्डर, अंदर आगे है ट्रेन का फोल्डर, अंदर है कैटेगरी कैट। उसके अंदर ले जाके क्या कर दो, उस फाइल को कॉपी कर दो। तो अब जब ये लूप चलेगा पहली बार, तो ये 1000 इमेजेस जो हैं वो कैट की निकल के ट्रेन के कैट फोल्डर में आ जाएंगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये लूप अब अपनी दूसरी कैटेगरी को पकड़ेगा, यानी डॉग को, और सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। इस बार बेस डायरेक्टरी के अंदर सबसेट फोल्डर बनेगा, किसका? सबसेट में ट्रेन बना रहे हैं ना अभी, ट्रेन के अंदर अब फोल्डर बनेगा डॉग का। तो एक ही ट्रेन का फोल्डर है, उसके अंदर कैट और उसके अंदर डॉग बन गए। अब दूसरी बार हमने फंक्शन को कॉल किया, किसके लिए? वैलिडेशन डाटा के लिए, और इसको रेंज दे दी 1000 से कहाँ तक? 1500 तक। और यही पूरा प्रोसेस चलेगा। वैलिडेशन डाटा के अंदर कैट का फोल्डर बनेगा, डॉग का फोल्डर बनेगा, और 500 इमेजेस कॉपी हो जाएंगे, एंड देन टेस्ट के लिए ये काम चलेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, और मैं एक सबसेट भी रन करना है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। एज सुन एज इट एग्जीक्यूट्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा जी, बन गया यहाँ पर कैट वर्सेस डॉग स्मॉल। स्मॉल के अंदर कितने फोल्डर बने होंगे? ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेशन, ठीक है। ट्रेन के अंदर कितने फोल्डर बने होंगे? 2। कौन कौन से भाई? कैट और डॉग, ठीक है। इसके अंदर कितनी इमेजेस आई होंगी? 1000 इमेजेस। डॉग के अंदर भी 1000 इमेजेस, ठीक है। ये सारी 1000 इमेजेस आ गई। अब हमने क्या किया भाई, यही काम सब में हुआ है, टेस्ट के अंदर भी हुआ है, यही काम वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। तो जरूरी नहीं था ये काम हम कोड के थ्रू करते, ठीक है। लेकिन कोड के थ्रू करने से फायदा ये होता है कि जब हम पाइपलाइंस बना रहे होते हैं, मॉडल डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एवरीथिंग जो है वो डायनेमिकली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है। आपने अगर डाटा से कम ज़्यादा आ गया है, नंबर चेंज करने हैं बस, बाकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वैसे ही रहे। आप डायरेक्टरी में जाएं, अपने हाथ से फोल्डर क्रिएट करें, वहाँ जाएं, अपने हाथ से कॉपी करें 1000 इमेजेस, और लाके या कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं। नहीं, आप देखो ना, मैंने कहा इंडेक्स। अब वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। अगर डेटा में डुप्लीकेशन है कि 5वें नंबर पे वही इमेज है और 50वें नंबर वही इमेज है, तो फिर तो डुप्लीकेट होगा। लेकिन हम तो नाम वाइज चल रहे हैं, नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता इस वक्त, क्योंकि हमने इंडेक्स तरतीब से दिए हैं। हाँ, फाइल नेम सेम नहीं होगा। अब ये हमारे पास डाटा जो है वो क्या हो गया, आ गया है हमारे पास। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास कितना कितना डाटा आया है। 2000 ट्रेनिंग इमेजेस हैं, 1000 वैलिडेशन इमेजेस हैं, और 2000 टेस्ट इमेजेस। टोटल 5000 डाटा जो है इस्तेमाल हो रहा है। इन 2000 में से आधी कैट की हैं, आधी डॉग की हैं। इस 1000 में से आधी कैट की हैं, आधी डॉग की हैं। इन 2000 में से आधी कैट की हैं, आधी
डॉक की। नाउ हम मॉडल बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। मॉडल बिल्ड हमने सीखा हुआ है, फंक्शनल एपीआई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्किटेक्चर आप लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, अभी आर्किटेक्चर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बाकी हैं। व्हेन वी विल गो टू मिटिगेट द ओवरफिटिंग, यू विल सी कि हम वहाँ पर और क्या क्या इसके बीच में लेयर्स लगा सकते हैं। क्या क्या किया भाई इसमें, वही देखो, इनपुट शेप है 180 बाई 183, हमारी इमेज का इनपुट कितना होगा 180 बाई 180 बाई 3 का होगा। अब हमें तो अभी पता ही नहीं है कि हमारी जो इमेज है डेटा में उनके साइजेस क्या हैं। ठीक है, उनके साइजेस क्या हैं। तो अब ये आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि यार मैं 180 बाई 180 पिक्सल की कलर्ड इमेज ले रहा हूँ 3 चैनल वाली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने डेटा फ्लो के अंदर, डेटा की जो प्रोसेसिंग फ्लो है उसके अंदर इस बात का कुछ ना कुछ हैंडल रखना पड़ेगा कि अगर कोई इमेज इससे बड़ी या इससे छोटी आती है तो वो पेडिंग शेडिंग करके या क्रॉप करके उसका साइज जो है वो क्या कर दे 180 बाई 180, क्योंकि इसके अलावा मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो देखेंगे कहीं ना कहीं, अभी अभी इम्प्लीमेंट हुआ मिल जाएगा हमें। तो हमने सबसे पहले इमेज को क्या कर दिया भाई, रीस्केलिंग, याद है रीस्केलिंग, डिवाइडेड बाय 255 कर देते हैं ताकि पिक्सल की रेंजेस जो है वो ज़रा छोटी हो जाए और मॉडल जो है वेट के साइजेस जो मॉडल सिलेक्ट करे वो ज़रा हल्के फुल्के करे। कितने जी, 1 डॉट का मतलब ये है कि जो जब डेसिमल बनेगा तो फ्लॉट फ्लॉट में वैल्यू आएगी। अगर एक भी वैल्यू फ्लॉट होगी तो वो क्या हो जाता हमारे पास, फिर राउंड वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमारे आंसर 0 और 1 के दरमियान आने। कन्वोल्यूशनल 2D लेयर लगी हुई है, 32 फिल्टर निकल रहे हैं, सबको अंदाजा है एक इमेज आएगी उससे कितनी इमेजेस निकलेंगी, इन सब इमेजेस में एजेस बन रही होंगी ना। कर्नल साइज 3 है, एक्टिवेशन वैल्यू है, उसके बाद मैक्स पूल लगा दिया गया है। मैक्स पूल से साइज क्या हो जाएगा 180 बाई 180 से, नहीं नहीं नहीं, वो कन्वोल्यूशनल 2D इमेज है और 3D बेसिकली ये इमेज 3D नहीं है, सिर्फ 3 चैनल है इसके अंदर। ये इमेज तो फ्लैट ही है बट कंसिस्ट ऑफ 3 चैनल्स, यानी कलर्ड इमेज है। वो जो 3D इमेज होती है वो समथिंग एल्स होती है, उसको आप घुमा के देखें किसी ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं ना, जस्ट लाइक मैं इसको देख रहा हूँ तो भाई ये अभी हमारी इमेज तो फ्लैट है ना, उसका 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन नहीं है वो। अगर हम 3D में करेंगे तो फिर कन्वोल्यूशनल 3D चलाएंगे। अच्छा जी, मैक्स पूल लगा दिया है, याद करो मैक्स पूल के बाद साइज कितना रह जाएगा, आधा कितना 90, सही जवाब दो, सही जवाब दो। कितना हो जाएगा मैक्स पूल के बाद साइज, भाई जब हमने यहां से देखा था तो कितने कम हो रहे थे, हर दफा हर दफा 2 पिक्सल, 1 पिक्सल कम हो रहा था ना, और 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, तो 2 पिक्सल कम होके कितने रह जाते हैं 178, और फिर मैक्स पूल लग जाता है तो 178 का हाफ कितना होगा 89 होगा। अच्छा ये 3 चैनल इमेज है, अभी इसकी समरी में चलते हैं। तो आगे हमने कोई ऐसा नया काम नहीं किया है, वही चल रहा है मैक्स पूल कन्वोल्यूशन, मैक्स पूल कन्वोल्यूशन, ओके। आखिर में टेंस लगाया आउटपुट के लिए और मॉडल को एक्टिवेट कर दिया इनपुट और आउटपुट देके। ठीक है, जब ये चल जाएगा तो वी विल सी समरी। फंक्शनल मॉडल है,
इनपुट आया, रीस्केल हुआ, कितना हो गया भाई 178, फिर कितना हो गया 89, फिर मैक्स पूल हुआ, अब अपना कॉन्वोल्यूशन हुआ, 2 कम हो गए, देन रिड्यूस हो गए 43, फिर 41 हुआ, फिर 20 हो गया, 2 कम हुए 18, देन 9, देन 7, उसके बाद फ्लैट 7 इंटू 7 इंटू 2 56, 12,554। पैरामीटर कैलकुलेशन याद है ना सबको? ठीक हो गया। तो 9,91,000 पैरामीटर जनरेट हुए हैं। ठीक है, हो गया यहां तक? अब आगे जो काम हो रहा है, अभी तक तो मॉडल डेटा हमने डेटा के खाली फोल्डर बना ली, डेटा कॉपी कर लिया, हमारी स्टोरेज पे आ चुका है, आर्किटेक्चर आपने बना लिया है। अब डेटा को अपने स्टोर्ड फोल्डर से कहाँ लेकर आना है? मॉडल को फीड करने के लिए नोटबुक में लाना है। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम कि डेटा है हमारे पास लगभग, आमतौर पे जैसे ये डेटा था, ये डेटा तकरीबन 900 MB का डेटा था, यानी 1 GB कह सकते हैं। और बास सिनारियों में हमारे पास डेटा जो है वो 50-50 GB भी होता है, 100 GB भी होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये डेटा लोड कैसे होगा हमारे नोटबुक के अंदर? हमारे पास तो इतनी रैम ही नहीं है, हमारे पास तो इतनी रैम ही नहीं है कि मैं डायरेक्ट उठा के जो है ना इतना सारा डाटा ले आऊं, तो वो तो लोड ही नहीं होगा, मेमोरी एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? मेमोरी एरर आ जाएगा। फिर अब क्या करना चाहिए? अब होता ये है, यहाँ एक बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है पाइथन का, जो आप लोगों ने पढ़ा था। हाँ, जनरेटर्स। जनरेटर्स क्या करते थे? याद करो, बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है कि देखो हमारे पास एक चीज होती है फंक्शन, रिपीट कर लेते हैं हम, क्या होती है? फंक्शन। फंक्शन है ABC, और ये फंक्शन मुझसे एक लिस्ट लेता है, और क्या करता है भाई, ये फंक्शन इस लिस्ट को लूप करता है। ठीक है, लूप करने के बाद क्या करता है भाई, ये इसका स्क्वायर कर देता है, और स्क्वायर करके क्या करता है? कहाँ डाल देता है? स्क्वायर्ड की लिस्ट में। सही है। और आखिर में क्या होता है जी? ये स्क्वायर की लिस्ट क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है, जब मैं इस ABC फंक्शन को कॉल करता हूं और एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देता हूं, सही है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा भाई? हाँ, क्या आउटपुट आएगा इसका? मेरे पास एक नई लिस्ट आ जाएगी, 4, 16, 25 नहीं है, 36, 64 और 100, ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब इस पूरे सिनारियो में आप याद करें, हमने क्या पढ़ा था कि एक जो है
एक ये लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज अगर ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि 200 MB की है, कितने MB की है, ये 200 MB जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये कहाँ पर आया, अभी मेरे रैम पे ही है ना। अच्छा, ये 200 MB मैंने फंक्शन में भेजा और फंक्शन क्या करता जा रहा है, स्क्वायर करता जा रहा है, स्क्वायर करके ये एक नई लिस्ट में डाल रहा है। अब वैल्यू स्क्वायर करने के बाद क्या हो रही है, और बड़ी हो रही है। चलो अज्यूम किया एक नई लिस्ट बन गई, वो भी कितने MB की बन गई, 200 MB की बन गई। अब यहाँ से ये लिस्ट रिटर्न हुई और यहाँ आउटपुट में आ गई, और आउटपुट में आ गई तो फिर मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर ली। क्या होता जा रहा है, वही डाटा क्या होता जा रहा है, रिपीट होके जगह घेरी जा रहा है, घेरी जा रहा है, घेरी जा रहा है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, हम फंक्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम क्या नहीं करते, फंक्शन नहीं बनाते हैं, हम यहां पर रिटर्न के बजाय, कोई बताए क्या लिखते हैं, यील्ड लिख देते हैं। हम रिटर्न के बजाय यहां पर क्या लिख देते हैं, जब रिटर्न के बजाय यील्ड लिखा होता है तो दिस इज कॉल्ड एज जनरेटर। अगर यील्ड लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, जनरेटर। अब होता ये है, देखो अब जरा समझे, अब होता ये है कि मैं इस एबीसी फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, और यहां पर अब ये स्क्वायर्ड की लिस्ट नहीं बनाता हूं, स्क्वायर्ड की लिस्ट नहीं बनाता हूं, बल्कि इससे कहता हूं भाई तुमने जैसे ही क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, जैसे ही तुमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, फौरन तुम क्या कर दो भाई, यील्ड कर दो। कोड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट यील्ड ए स्क्वायर, ठीक है। अब सीन क्या है, जब इसको पहली वैल्यू लिस्ट ये जाएगा या लिस्ट में मिलेगी, इसको लिस्ट में पहली वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 2, जवाब क्या आएगा, ये 4 यील्ड करके बाहर आ गया। जब एक बार फंक्शन से बाहर आ गए, एक बार फंक्शन से बाहर आ गए, चलो आ गए, अब मैं दोबारा फंक्शन को कॉल करूं, दोबारा ये लिस्ट जाए और दोबारा लिस्ट पे लूप चले, तो पहली कौन सी वैल्यू आएगी, पहली कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 2 ही आएगी। तो फिर दोबारा 4 लेके बाहर, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये यील्ड की वजह से इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि इट विल रिमेंबर द लास्ट पॉइंटर, कि मेरा लास्ट पॉइंटर क्या था, यील्ड करके मैं बाहर गया हूं, और जब दोबारा कॉल आएगी तो इट विल शिफ्ट द पॉइंटर टू द नेक्स्ट वैल्यू। इन दिस वे हर दफा हर दफा हर दफा सिस्टम में सिर्फ एक ही वैल्यू जनरेट होके आ रही है पूरे पूल में से। पूल आपका वैसे ही रखा हुआ है, बट हम फैच कितनी वैल्यू करा रहे हैं, एक वैल्यू करा रहे हैं। अब आप इसको समझो कि ये सिस्टम डेटाबेस पे पड़ा हुआ है, या डाटा हमारा परमानेंट स्टोरेज में पड़ा हुआ है, वहां बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैंने इमेजेस पे प्रोसेसिंग करनी है, मैंने उठा के 50,000 इमेजेस रैम पे डाल दी, मर गए। अभी तो प्रोसेसिंग भी करनी है, अभी तो वही प्रोसेसिंग तो करी ही नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनरेटर का इस्तेमाल करना है और यील्ड करा करा के स्टोरेज में से हर दफा कितनी इमेजेस लानी है, एक इमेज लानी है। वो जाएगा, फिर दोबारा जब यील्ड करेगा तो फिर अगली इमेज आएगी, फिर अगली इमेज आएगी। इन दिस वे हमारा लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिर्फ एक ही इमेज का रहेगा। तो ये जनरेटर इस तरह से काम करता है, बट हमें जनरेटर खुद नहीं लिखना, हमारे पास पैकेज बना हुआ है, हम चीज इंपोर्ट करेंगे, उसको वैल्यू सप्लाई करेंगे एंड इट विल वर्क। तो पहले ये इमेज डाटा जनरेटर के नाम से लाइब्रेरी थी, अब इसको और मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, डाटा फ्लो के नाम से बना दिया, फ्लो डाटा के नाम से। काम वो जनरेटर ही कर रहा है, क्या कर दिया, इसको फ्लो कर दिया है। कंपाइल भी कर देते हैं इस मॉडल को ताकि इंजन लग जाए इसके साथ।
अब यू विल सी कि भाई क्या करना है, अभी रीड करनी है पिक्चर को, ये स्टेप है डाटा प्री प्रोसेसिंग में। डाटा लोड तो हो गया ना। डिकोड द जेपीजी कंटेंट टू आरजीबी ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स में हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दीज इनटू फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर, फिर उसकी मैट्रिक्स बनानी है, रीसाइज करना है उनको 80x80 में, 180x180 में, फिर उनको बैचेस बनाने हैं 32 साइज के। अब ये कहता है, खुद भी कह रहा है कि भाई बड़ा डॉन्टिंग लग रहा है कि इतना सारा काम करना है, बट हम इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमें मिलता है कहाँ पर, कैरास के अंदर ऑलरेडी फीचर्ड हुआ हुआ, ये ऐड कर दिया गया है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या किया जी, फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras यूटिलिटीज इमेज डेटा फ्रॉम डायरेक्टरी, इसको इंपोर्ट किया, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया इमेज डेटा फ्रॉम डायरेक्टरी। ये वो सारे काम, इसके पीछे उन्होंने जनरेटर ही लिखे, जनरेटर ही बनाया हुआ है, ठीक है। क्या करा जी, पहला पार्ट सिंपल सा है, कौन सा जनरेटर बना रहे हैं हम, इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी। हमने क्या बोला भाई, न्यू बेस डायरेक्टरी, कौन सी वाली है हमारी, वही वाली है, ट्रेन कैट स्मॉल, उसके अंदर जाओ, कौन सा फोल्डर है, ट्रेन में से इमेजेस उठाओ 180x180, वहां जो भी साइज होगा ये इमेज साइज उसको क्या कर देगा, क्रॉप करेगा या पैड करेगा, कन्वर्ट कर देगा 180x180 के अंदर। अब हमें नहीं करना वो सारा काम, ये पीछे, इसके पीछे उन्होंने कहानी सारी लिखी हुई है। और हर दफा कितनी इमेजेस उठाओगे, 32 इमेजेस का बैच उठाओगे। अगर 1 by 1 उठाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 32 वेरिएबल है। कुछ भी हो सकता है इसमें, हम अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किसके, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। नहीं, ये चारों तरफ से बराबर पिक्सल करेगा, हर चीज की एक कॉस्ट होती है बेटा। अगर मैं कहूँ यार क्रॉप ना करना पड़े, 280x280 कर दो, आगे मॉडल ने ट्रेन भी होना है, सारी कैलकुलेशन भी करनी है, पैरामीटर की जनरेशन भी होनी है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, ना इतना छोटा रख देना है कि सारा डाटा ही घर चला जाए, ना इतना बड़ा रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, प्रोसेसिंग करनी पड़ जाए। तो ये ट्रेन डेटा सेट बन गया। अब देखो, जब इसने जाके वहां रीड भी कर लिया कि मुझे कितनी फाइलें मिली हैं, 2000 फाइलें मिली हैं, और कितनी क्लासेस मिली हैं, कौन सी 2 क्लासेस हैं, इसको कैसे पता हुआ, कैट और डॉग है, सिर्फ फोल्डर काउंट करके आ गया है कि ट्रेन के अंदर कितने फोल्डर बने हुए, 2 फोल्डर बने हुए, तो उसने कहा इसका मतलब यहाँ 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं, ठीक है। अगर वहां में जाके एक इजाफी फोल्डर बना दूं ABC, तो ये उसको 3 काउंट करके आ जाएगा। अभी अंदर तो घुसा नहीं, सिर्फ चला गया। अब सिमिलरली यही काम किसके लिए किया, वैलिडेशन डेटा के लिए किया। जब वैलिडेशन रन किया हमने, तो यू सी इसको 1000 फाइलें मिली, कितनी क्लासेस मिली, 2 क्लासेस मिल गई। सिमिलरली टेस्ट डेटा के लिए गए, और यहां हमारे पास 2000 फाइलें, 2 क्लासेस, ठीक है। कि हमारे फोल्डर्स को रीड करके आ गया कि अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पड़ा हुआ है। अब ये आपको वही बता रहा है कि डेटा फ्लो ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके अंदर कैसे जो है ना हम डेटा को फ्लो कराते हैं, ठीक है। ये सिंगल यील्डेड डेटा सेट है। अच्छा भी, लेट्स लुक द आउटपुट ऑफ वन ऑफ दीज डेटा सेट ऑब्जेक्ट, इट यील्ड्स बैचेस ऑफ 180x180 RGB इमेजेस। कितनी इमेजेस आएंगी भाई, 32 इमेजेस का बंच आएगा, 180 180 और कलर्ड इमेजेस। देयर आर 32 सैंपल्स इन ईच बैच साइज। तो इसके लिए व्यू कराने के लिए
छोटा सा इन्होंने कोड ले लिया है, तो हम देख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इसकी, इजाफी काम है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि भाई हुआ क्या। ठीक है, डाटा बैच शेप, एक ही बैच उठाया, ब्रेक कर दिया, 32 इमेजेस, एवरी इमेज इज 180 183, और कितने लेबल्स आए, लेबल्स भी 32 आए। लेबल कहाँ से आए, फोल्डर के नाम से। ठीक है, जिस फोल्डर में से इमेज उड़ रही है वही उसका लेबल है। कैट का फोल्डर है तो वहाँ कैट है, डॉग का फोल्डर है तो वहाँ डॉग है। अगर हमारा डाटा इधर उधर उल्टा सीधा हुआ होगा तो फिर जाहिर है कभी कैट को डॉग मिलेगा, कभी डॉग को कैट मिलेगा, गलती होगी, तो हमने उसका ख्याल रखना है। नाउ फिटिंग द मॉडल यूजिंग अ डेटा सेट, कॉल बैक्स। क्या वर्ड है ये, कॉल बैक समझते हैं, कहीं सुना है कॉल बैक का वर्ड ना, रिकॉल है, पर सोचिए सोचिए। हाँ, कॉल बैक, जैसे आपने देखा होगा ना कि फुटबॉल का मैच चल रहा होता है तो खेलते खेलते रेफ जो कोच होता है वो बीच में से एक बंदे को क्या कर लेता है, तुम बाहर आ जा, उसकी जगह दूसरा उतार देता है। हाँ, क्या इस पूरे प्रोसेस में गेम रुक गया होता है, नहीं, गेम चल रहा होता है, समझे। इसी को क्या कहते हैं, कॉल बैक। अब हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल क्या हो रहा होगा, ट्रेन हो रहा होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान वी कैन मेक डिफरेंट 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 कॉल बैक्स, कि भाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये कर लेना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये कर लेना, ऐसी वैल्यू हो जाए तो ये कर लेना। ठीक है, समझ रहे बात। यानी कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, हमारे पास एक बड़ा आसान सा कॉल बैक होता है, इसको हम कहते हैं अर्ली स्टॉप। क्या, अर्ली स्टॉप कॉल बैक। आपने देखा, सुनो तवज्जो से बेटा, अर्ली स्टॉप कॉल बैक में क्या होता है, मैंने 50 ईपॉक चला दिए, 50 ईपॉक चला दिए हैं और ईपॉक चलना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता एक्यूरेसी कब बढ़ेगी या कब कम होगी, बट मैंने ये देखा कि भाई एक वक्त आ रहा था ईपॉक चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, एक्यूरेसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन 30 ईपॉक के बाद एक्यूरेसी ने क्या करना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम फिट चला चुके हैं, अब हम बीच में घुस नहीं सकते। हाँ, कि यार अब भाई अब तो कम हो रही, रोको इसको, रोको, कैसे रोकेंगे, वो रुकेगा ही नहीं, वो अपनी कहानी पूरी सारे इपॉक्स को चला के ही रुकेगा। तो यहाँ हम अर्ली स्टॉप कॉल बैक फिट करते हैं और ये सेट कर देते हैं कि भाई एक्यूरेसी लेवल जो हमारा डिजायर्ड एक्यूरेसी लेवल है, फॉर एग्जांपल हम कोई मॉडल बना रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारा मॉडल अगर 90% एक्यूरेट हो जाए तो मेरे लिए गुड इनफ है। क्या है, अब ईपॉक चलना शुरू हुए, अब वो 90% 5 ईपॉक पे हो जाए, 10 ईपॉक पे हो जाए, 15 ईपॉक पे हो जाए, जैसे ही वो होगा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग रोक देगा। क्या कर देगा, ट्रेनिंग रोक देगा कि भाई जो डिजायर्ड एक्यूरेसी थी वो क्या होगी, अचीव होगी। तो इससे जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी बचती है। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मॉडल एंड पे जाएगा और फिर मुझे दोबारा आके, हमने पिछले मॉडल्स में किया था कि भाई हमने देखा वैलिडेशन के बाद कि 4 इपॉक के बाद एक्यूरेसी क्या हो रही थी, ओवरफिटिंग हो रही थी। तो अगली दफा मैंने मॉडल को रीट्रेन किया, उसमें कितने इपॉक लगाए, 4 इपॉक लगाए। तो ये डबल काम करना पड़ा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है कि भाई आप सारे इपॉक चलाओ, लेकिन जिस इपॉक के बाद मॉडल क्या हो जाए, बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा हो, यानी सारे 50 इपॉक चले और उसमें देखा भी 7वें इपॉक पे एक्यूरेसी बेस्ट थी, तो मॉडल चलाएगा तो सारे,
लेकिन सेव करेगा मॉडल कौन सा, जिसके ऊपर बेस्ट एक्यूरेसी थी। ये भी कॉल बैक के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, और भी तरह तरह कॉल बैक के ऊपर पूरा 1-2 चैप्टर बने हुए हैं इस बुक के अंदर, शायद इसी बुक में। ये है यूजिंग कॉल बैक्स, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि बाद में। तो मॉडल चेक पॉइंट है, अर्ली स्टॉप है, लर्निंग रेट है, शेड्यूलर है, रिड्यूस लर्निंग रेट ऑन प्लेटो, CSV लॉगर है। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉल बैक्स हम अपना बना भी सकते हैं ना, ये तो बिल्ट इन कॉल बैक्स आ रहे हैं ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार कॉल बैक को। लॉन्चिंग अ ट्रेनिंग रन ऑन अ लार्ज डेटा सेट फॉर टेंस ऑफ epochs यूजिंग मॉडल फिट कैन बी अ बिट लाइक लॉन्चिंग अ पेपर एयरप्लेन। कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता होता ना, कागज के जहाज का कहाँ गिरेगा। कागज के जहाज से मिसाल तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी पटाखों वाली है ना, शादी ब्याह में जैसे छोड़ते हैं वो जाता है, पता नहीं कहाँ घुसेगा पता नहीं चलता। हाँ, कभी किसी के तंबू में, कभी किसी के तंबू में। तो पास द इनिशियल इम्पल्स यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर ट्रेजेक्ट्री, है ना। जैसे इपॉक चल गए तो कोई कंट्रोल हमारे पास उसकी ट्रेजेक्ट्री पे नहीं रह जाता, और इट्स लैंडिंग स्पॉट। इफ यू वांट टू अवॉइड बैड आउटकम्स and thus wasted paper airlines, it's smarter to use not a paper plane but drone that can sense its environment। ऐसा ड्रोन बनाओ जो अपने सेंस इन्वायरमेंट को क्या कर सके, सेंस कर सके। मतलब वो समझाना चाह रहा है कुछ ऐसा करो। सेंड डाटा बैक टू इट्स ऑपरेटर एंड ऑटोमेटिकली मेक स्टीयरिंग डिसीजंस। डाटा जा रहा हो और स्टीयरिंग कहाँ मोड़ना है ये डिसीजन हो रहा हो ऑन इट्स करंट स्टेट, अपनी जो भी करंट स्टेट आएगी। तो the Keras callbacks API will help you transform your call to model fit from paper airplane into a smart autonomous drone that can self introspect and dynamically take actions। तो आपका जो मॉडल पेपर प्लेन की तरह भाग रहा था, ऊपर नीचे एक्यूरेसी जा रही थी, अब क्या करना है आपने, एक ऑटोनोमस ड्रोन की तरह मॉडल बनाना है जो खुद से डिसीजन ले सके कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो अब बाय डेफिनेशन देखो, व्हाट इज अ कॉलबैक। अ कॉलबैक इज एन ऑब्जेक्ट, अ क्लास इंस्टेंस that is passed to a model in the call to fit and then is called by the model at various points during training। It has access to all the variables data about the state of the model, accuracy, precision, recall, loss, जो पैरामीटर्स हैं मॉडल की परफॉर्मेंस के, वो सब को देख रहा होता है। और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी होती है कि भाई ये वाले वेरिएबल में अगर ये हो जाए तो बस ये कर देना। एंड इट कैन टेक एक्शन इंटरप्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर सकता है, मॉडल को सेव कर सकता है, लोड डिफरेंट वेट सेट कर सकता है, अदरवाइज ऑल्टर द स्टेट ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं एक कॉल बैक चला के दिखा भी सकता हूं। टू हैव अ बेटर आइडिया कि भाई कॉल बैक्स जो हैं वो, जी 90 पे जाए, हाँ तो फिर तो कॉल बैक तो बैठा रहेगा ना उसका बेचारे का। अब क्या काम है, जब 90 आया ही नहीं तो वो क्या करे, फिर तो सारे इपॉक चलेंगे। हाँ, वो तो वेट कर रहा है ना अभी। देखो ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, import टेंसर फ्लो, और यहाँ हमने अपना कॉल बैक बनाया है क्लास माई कॉल बैक, TF केरस कॉल बैक्स। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होता है, अपने पास से क्या लिखा है, बस सिर्फ ये चीज़ अपने पास से लिखी है। हमने कहा डेफ
ऑन epoch एंड सेल्फ epoch लॉग्स यहाँ पर आ रहे हैं, लॉग की सारी वैल्यू यहाँ भेज रहे होंगे, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, लॉस। अगर लॉग्स के अंदर जो डिक्शनरी में वैल्यू आ रही है एक्यूरेसी की वो 0.9 से बड़ी हो जाए तो क्या करना भाई, क्या कहना भाई, रीच 90% एक्यूरेसी सो कैंसिलिंग ट्रेनिंग, सेल्फ डॉट मॉडल स्टॉप ट्रेनिंग, मॉडल स्टॉप क्या कर देंगे, ट्रू। और इसको क्या कह दिया हमने, माई कॉल बैक का ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी ये क्लास बनाई और ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया माई कॉल बैक। अब ये कॉल बैक हम कहाँ भेज रहे हैं, ये कॉल बैक हमने यहाँ पर लिखाया, जैसे ही हम फिट कराते हैं, फिट के अंदर हमने कॉल बैक्स के अंदर एक कॉल बैक डाल दिया। लिस्ट ऑफ कॉल बैक्स हो सकती हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 8-10 कॉल बैक, वो जब जैसे सिनारियो होते हैं। नहीं आएगा तो सारा, लेकिन कॉल बैक ने किस पे नजर रखी हुई है, एक्यूरेसी वाले पे नजर रखी। इसके पास लॉग्स में सारे वेरिएबल आ रहे होंगे, वैलिडेशन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, ट्रेनिंग लॉस, प्रिसिशन, रिकॉल, सब आ रहा होगा। लेकिन हमने किसको पकड़ा, हमने कहा लॉग्स में से कि क्या लेना भाई, ये डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी का गेट फंक्शन लगा। तो अब हम इसको अगर चला के देखें तो यू विल सी, ये भी चल रहा है एंड वी विल सी, डेटा डाउनलोड हुआ, फिर ये इपॉक चलना शुरू हो गए, 90% दिया हुआ है हमने। अब देखो 90 अचीव हो गई है, इसके बाद इपॉक चलते हैं या नहीं चलते हैं, रुक गया, क्या कह रहा है अभी, रीच 90% एक्यूरेसी सो कैंसिलिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर भी बचा ली ना, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी डिजायर्ड एक्यूरेसी बताएंगे, यार मेरे लिए 90% एक्सेप्टेबल है। अब मसला ज़्यादातर ये होता है कि मॉडल बिहेव कैसा करेगा डाटा के साथ हमें पता ही नहीं होता। जब हमें पता नहीं होता तो फिर हमें लग रहा था 90 जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 95 चला के बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आगे जाए क्या हुआ, नीचे आ गया। तो अब क्या करूं, अब पता चला कि ये वापस जाओ जहां तक इपॉक क्या कर रहे थे, अच्छे थे वहां तक रोको, फिर दोबारा मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। अभी मसला ये, अभी आपने लोकल सिस्टम में कर रहे हो तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप क्लाउड पे AWS SageMaker पे रन कर रहे होगे तो फिर पैसा लग रहा है, फिर आप बार बार थोड़ी चलाओगे, फिर आप कोशिश करोगे बस संभाल संभाल के काम जो है हमारा हो जाए। देखो ये हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारी मासूम सी ख्वाहिश तो होती है ना
कि हमारा मॉडल 90s में परफॉर्म करे, उसी ख्वाहिश को लेके चल रहे हैं। लिख सकते हैं, अब 99 लिख दें, 99 लिख दें। ये तो डिपेंड करता है कि आपने सोचा हुआ क्या है कि मैं कितना थ्रेशोल्ड रखूं, कितना लॉस बियर कर सकता हूं कि चलो ठीक है 90 तक चल जाए। हाँ, ये मैंने कहा ना, वो अर्ली स्टॉप वाला कॉल बैक है, वो यही करता है। अर्ली स्टॉप वाला नहीं, बेस्ट मॉडल सेव वाला, वो सारे इपॉक चलाएगा, और जहाँ टॉप की एक्यूरेसी होगी वो वाला पॉइंट पे मॉडल सेव कर चुका होगा। मतलब हर मॉडल सेव कर रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा टॉप वाला आ गया तो फिर पुराना डिलीट ही आया। तो अगर उससे आगे कोई अच्छा नहीं आया तो फिर वही वाला सेव रहेगा। तो वो इस तरह कर लेता है। चलो वापस आते हैं अपने वाले मॉडल पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैरास कॉल बैक्स मॉडल चेक पॉइंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेव बेस्ट ओनली ट्रू। ठीक है, इसमें क्या, इस कॉल बैक में क्या होगा, जो हमारे पास सेव हुआ होगा मॉडल, वो बेस्ट एक्यूरेसी वाला मॉडल हमें सेव हुआ मिल जाएगा। अच्छा भी, ये काफी सारे कॉल बैक्स दिए हुए हैं। अर्ली स्टॉपिंग, चेक पॉइंट, सेव बेस्ट ओनली। ठीक है, हम वापस आते हैं। अच्छा जी, यहां तक हमारी बात हो गई। अब फाइनली हम क्या करते हैं, मॉडल को फिट करा देते हैं। ठीक है, फिट में हमने क्या क्या पकड़ा दिया उसको? ट्रेंड डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट, कॉल बैक और इपॉक। ट्रेंड डेटा सेट कहाँ से आया अभी? ये हमने इमेज से उठाया। अब देखो जरा, ट्रेंड डेटा सेट में कोई डेटा पड़ा है क्या अभी? नहीं पड़ा। लेकिन जब इपॉक चल रहा होगा और इपॉक बोलेगा ट्रेंड डेटा सेट, तो ट्रेंड डेटा सेट का जनरेटर जाएगा हमारे परमानेंट स्टोरेज से 32 इमेजेस ले आएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। और जब वो हो जाएगी, फिर दोबारा क्या चलेगा, अभी ट्रेंड डेटा सेट दोबारा जाएगा, नेक्स्ट 32 इमेजेस क्या करेगा, हर दफा 32 करके इमेजेस लाता रहेगा। तो हमारे सिस्टम पे सिर्फ 32 इमेजेस का लोड होगा। ठीक है, अरे यार, वो बैच साइज था, वो मॉडल में फीड 512 होती थी, लेकिन लोड तो सारी सिस्टम पे हो जाती थी। हाँ, जितनी फीड कर रही है ये, उतनी ही लोड करा रहे हैं। 4/63 हमने पढ़ा हुआ था कितनी बार जाएगा इमेजेस लेने। तो टोटल हमारे पास 1000 इमेजेस थी ट्रेन में, 32 से डिवाइड करें तो दिस बिकम्स 63। नहीं, कहाँ कर रहा था, देखा नहीं मैं। कहाँ कॉल आई है? अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या जा रहे हो क्या? नहीं, अहमद बोल रहा तुम कॉल कर रहे थे निकलने के लिए। चलो सही है, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आता हूँ बस मैं।
तो एक ही इपॉक में इतना टाइम लग गया, 30 इपॉक में तो सुबह हो जाएगी। अच्छा, यही रीजन था। जनरेटर में प्रोसेसिंग स्लो नहीं हो रही। पिछली दफा जब हमने काम किया था वहां हमें इमेजेस जो हैं वो पिक्सल में कन्वर्टेड एरे फॉर्म में मिली थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारा इमेज लेके आनी है, कन्वर्जन प्रोसेस करना है, क्रॉपिंग करनी है, पैडिंग करनी है, सब कर रहा होगा। अच्छा, मैंने इसको कॉलैब पे इसीलिए चलाया, लोकल पे नहीं चलाया। अब हम कॉलैब पे क्या कर सकते हैं, चेंज रन टाइम में जाके आप क्या सिलेक्ट करें, जीपीयू। जैसे ही मैं करूंगा वो कह रहा है भाई जितना काम किया सब जाया हो जाएगा। हाँ भी कर दो, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मुफ्ते में जीपीयू दे रहा है भाई बस थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको दोबारा चलता हूँ, यहाँ देखता हूँ कुछ बचा हुआ है, सब गया, सब चला गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा जो है वो करता हूँ। और अब मैंने जीपीयू सिलेक्ट किया हुआ है। फाइल तो अपलोड करो जेसन वाली यार। कह रहा भाई कोई फाइल नहीं मिल रही मुझे। अब मिल गई, इसको रन कर दिया, डेटा डाउनलोड करा दिया। अब इंशाल्लाह जो मॉडल चल रहा होगा, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज, कि तेज तेज काम हो जाएगा। देखो अब जरा तेजी आ जानी चाहिए। आ गई स्पीड। सही है, तो ये खासी स्पीड लग गई इसको। अच्छा, अनलिमिटेड जीपीयू नहीं चला सकते। अगर एक दिन का कोटा खत्म हो गया तो फिर एक दिन इंतजार करना पड़ेगा डेट चेंज होने का। मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके हेल्प में जाके जरा देख लीजिएगा क्या कितनी लिमिट है। जीपीयू इस्तेमाल करने की मुफ्ते में 12 घंटे में काम की भी लिमिट होती है ना। 12 घंटे का काम एक ही घंटे में करवा दो उससे।
एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमने जीपीयू इस्तेमाल किया और हम सोच रहे थे कि हम ट्रैप में फंसेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमारे कम डेटा पे भी एक्यूरेसी कितनी हो गई है, 99.4 हो गई। अच्छा, अब क्या करें? अभी हमें ऑगमेंटेशन लगानी थी, फाइन ट्यून करना था। खैर खैर कोई बात नहीं। अकेले अकेले? अरे यार, हम तुम्हारे साथ तो जा सकते हैं। कहाँ है दावत? ओए भाई, भाग के निकल जाए यहाँ से अभी तो। दरमियान में जो है ना, जाओ जाओ, खाते हुए हमें भी याद रखना। किस चीज़ की दावत है वैसे? शादी की दावत है? वलीमा है? बारात है? एक बच्चे ने ग्रुप में पूछा मुझसे, सर शादी में जाना है, आज नहीं आऊँगा। मैंने कहा बेटा, तुम ऐसे अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो हमेशा दूसरों की शादियों में जाते रहोगे। हाँ वाकई। तो बड़ी लंबी। हाँ, आगे वाला बोनेट थोड़ा सा हिला दिया है किसी ने, सही करा रहा है। चलो भाई, ये अब जो है, अच्छा आप लोग बस अगर हो सके तो एक काम करिएगा, अपने घर पे अगर ना, घर पे इसको लोकल सिस्टम में चला लीजिएगा। टाइम लगेगा थोड़ा, चला के सो जाइएगा चार्ज पे लगा के, तो 3-4 घंटे 5 घंटे में शायद ईपॉक चल जाए, हो सकता है जल्दी भी चल जाए। अबे मैं 2-2 दिन लगा के रखता था भाई। ये तो ये तो ये तो अल्लाह भला करे कि इतनी लाइब्रेरीज और फंक्शनलिटीज जो है बिल्टन आ गई हैं। ये सब पहले थोड़ी था, डाटा फ्लो वगैरह सारी चीज़ें चल रही होती। रैम थी मेरे पास अच्छी खासी, 20 GB से ऊपर रैम है। तो वो ऐसा भी सीन देखें भाई कि सुबह उठो तो पहला वो, तो रात में ही किसी का कहीं फंस गया था, सब जाया हो गया। अच्छा जी, अब टेस्ट एक्यूरेसी भी निकाल देते हैं। अब क्या किया जी, वो जो मॉडल सेव किया हुआ था उसको दोबारा लोड किया, क्योंकि उसने सेव कर दिया होगा यहाँ ना, देखो यहाँ फाइल आ रही है, आ रही है। ये हमने कॉल बैक में लिखा हुआ था ना, ये हमने कॉल बैक में लिखा हुआ था सेव कर देना। अब उसी मॉडल को लोड कर रहे हैं और टेस्ट डेटा देके टेस्टिंग करा रहे हैं। देखो भाई, टेस्ट एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो ये तो ओवरफिट मॉडल ही निकला यार। यहाँ थी कितनी और यहाँ कितनी है भाई, 69, तो इट्स अ एक्सट्रीमली ओवरफिट मॉडल। अब क्या करें? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यू गेट टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ 69, और हमने यहाँ पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी देखी है, 100, बिल्कुल 100 तक टच हुई है ना? तो बिल्कुल सही जा रहा है, इसका मतलब जैसा सोचा था वही हो रहा है। वैलिडेशन में नहीं डाला था इसमें, फिट में देखो, नहीं वैलिडेशन डाटा नहीं दिया, दिया हुआ था यार, दिया था। ये आ तो रहा है वैलिडेशन यार, वैलिडेशन देखो, इसने हमने बात नहीं करी, यही हमें पता चल गया क्या, ओवरफिटिंग है, टेस्ट भी करा लिया हमने। अब हमारे पास हल क्या है? द फर्स्ट सॉल्यूशन इज डेटा ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, अभी ऑगमेंटेशन की एक लेयर लगाते हैं
और रैंडम फ्लिप, रैंडम रोटेशन, रैंडम जूम, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। 3 चीजें जो है वो दे दी इसको। कितनी? रैंडमली इमेज को क्या करते रहना, फ्लिप करते रहे। इधर देख रहा है तो इधर देखने लग जाएगा, ठीक है। और रोटेशन 10% की रोटेशन, अगर यूं देख रहा हूं तो इमेज को थोड़ा सा रोटेट यूं कर दो 10%, या इधर है तो इधर कर दो। इसी तरह रैंडम जूम 20%, इमेज करीब से है तो क्या कर दिया, उसको जूम इन कर दिया, कभी जूम आउट कर दिया, तो छोटा बड़ा इमेज हो जाएगा। तो अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कोई इमेज लेते हैं और इसको रन करते हैं एंड सी द आउटपुट कि भाई इससे हमारा डाटा इंक्रीज हो जाता है। सही है, अभी एक इमेज उठाएगा वहां से और देखो एक इमेज से कितनी इमेजेस बना दी उसने। ये एक ही इमेज है जिससे डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्रिएट कर दी। बढ़ा भी सकते हैं, ये रेंज यहाँ से आप बढ़ा दें तो और ज़्यादा इमेजेस बन जाएंगी। तो अब फाइनली यहाँ पर हमने अपने डेटा के अंदर यही काम करना है कि सबसे पहले डेटा को क्या लगा देना है, ऑगमेंटेशन। इनपुट जो आ रहा है इमेज का, उससे पहले क्या करो भाई, ऑगमेंट कराओ। ऑगमेंट कराने के बाद आगे मामला चलाओ। तो जब डेटा ऑगमेंट कराएंगे, समझ लो भाई, यू विल सी कि भाई ऑगमेंट होने के बाद जो हमारा एक्यूरेसी लेवल है, सी वैलिडेशन एक्यूरेसी बहुत हद तक क्या हो गई है, ट्रेनिंग के साथ साथ पहुंच गई है। थोड़ा गैप आया है और टेस्ट में भी हमारी एक्यूरेसी जो है वो 83 पे पहुंच गई है, ठीक है। तो वहाँ एक्यूरेसी अगर 90 में है तो ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में 80 to 85 आ रही है और टेस्टिंग में 83। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी टाइम है, ये चला दो जरा यार, कर दो रन इसको। ये ऑगमेंटेशन की लेयर बनाई, ऑगमेंटेशन की लेयर तो बनी हुई है, बस मॉडल ही लगाना है। ये पूरा मॉडल कॉपी किया मैंने, इसमें उसमें जाओ कर्नल में, कर्नल में जाओगे, चेंज रन टाइप आ रहा है, उसमें जाओ, क्लिक करो, हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ रन टाइम में चेंज रन टाइप। हम्म, क्या? हाँ भाई, नोटबुक वगैरह शेयर करो, असाइनमेंट्स थोड़ा जानदार किस्म के, सब चीज़ों में यार। अभी तो मैं इतना कोर्स चेंज कर रहा हूँ, सबसे बोला फीडबैक तो सब खामोश है, मैं बोलूँगा
अब इम्प्लीमेंट करना है बेटा, फिर रोएंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तेरी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चीखें निकलेंगी फिर पता चलेगा, है ना, वही तो कह रहा हूँ, जब चीखें निकलेंगी ना जब पता चलेगा ये क्या कर दिया। 100 ईपॉक्स मारे हुए भाई, अल्लाह खैर करे। टॉपिक वाइज तो पता ही है सबको। अब आप डिटेल वर्जन निकालो मैं इसका, एनालिसिस अभी आएगा डिटेल एनालिसिस। कम हो रही है। तो थोड़ी करने दूंगा अब मैं, इसका तो दिल ज़्यादा पड़ा हुआ है बेटा। अपडेट दो, टेस्ट मैं बनाऊंगा, इस मंथ में ये टेस्ट होगा। पढ़ाया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो बच्चे वैसे पढ़ देंगे तुम्हारी, ये तो पढ़ाया नहीं हमें, मुँह से बोलते रहे हाँ पढ़ा दिया पढ़ा दिया। देखते हैं, अभी देखते हैं क्या हुआ है। यूं ही चल रही है ना असल में, फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन ऊपर को जा रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। कॉल बैक लगा हुआ है ना।
टाइटैनिक पे क्या हुआ? इसमें कहाँ इसमें तो जीरो आ रही है, 100 का फिर लॉस जीरो आ रहा है। 100 ठीक है, 100 आ रही तो क्या मसला है, टेस्ट भी करो। वो ठीक है, वो आपकी एक्यूरेसी आई ऐसी रही, क्या करेंगे, मॉडल देख लेते हैं। सही है, टेस्ट पे चलाओ, टेस्ट की एक्यूरेसी निकालो। क्या भाई, 94 और 79 वैलिडेशन। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ पहुँचा है वैलिडेशन में। 84, 84.3, 4.5, 7, 85, 85, 7, 85, 7, 9, 86, 86, 6, 86, 6 आ रही है। तो हमारे पास प्लॉट करके देख लेना, टेस्ट पे निकालते हैं। एट्टी वन, कहाँ से खत्म कर लें यार।